and we are not able to solve lot of questions. Okay, तो ये टारगेट है हमारा. ठीक है, स्टार्ट करें. लेट्स स्टार्ट द क्लास. ओके, तो हमने वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग पढ़ लिया था. वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने, है ना. वेव की इक्वेशन लिखना, किसी पार्टिकल की इक्वेशन लिखना. ठीक है, क्या हो रहा है इस पार्टिकल के साथ में, वेव जब ट्रेवल ट्रैवल करती है, ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सब चीजें हमने लास्ट क्लास में कर ली थी. ठीक है, अभी हम इस वाली क्लास में देखेंगे कि बाकी का जो सेकंड पार्ट था वेव्स का, विच इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना. हाउ इज दैट फॉर्म. गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सना. हाउ इज दैट फॉर्म. ठीक है, और उस पे क्वेश्चंस जो बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं. अब इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे मेनली क्वेश्चन बनते हैं आपके वेव्स में, जैसे कि साउंड वेव्स हो गए, है ना, ऑर्गन पाइप्स हो गए. आपने देखा होगा कि आपके मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं इन टॉपिक्स पे. तो वो वाला सारा पार्ट है ना आज कवर होगा. आज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे काफी. ठीक है, आफ्टर कवरिंग द ब्रीफ. तो क्लास के बीच में मत लीव किया करो. मैं नोटिस करता हूँ तुम में से कुछ बच्चे क्लास के बीच में चले जाते हैं. डू नॉट डू दैट, क्योंकि प्रैक्टिस तो बेटा आपकी लास्ट में हो रही है, क्लास के बाद वाले पार्ट में हो रही है. तुम उसको तो कर नहीं रहे हो, है ना. थ्योरी पोर्शन आज जल्दी से कवर करने का ट्राई करेंगे. डू नॉट वरी, वी विल ट्राई टू फोकस मोर ऑन क्वेश्चंस. ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं. लेट्स ट्राई टू रिवाइज कुछ चीजों को जल्दी से. एक बार मुझे बता दो आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है ना. इज द स्क्रीन विजिबल बच्चों, दिख रही है सबको. ओके सना, थैंक यू. चलो भाई स्टार्ट करते हैं. तो हमने ट्रांसवर्स वेव के बारे में पढ़ लिया है. हमने इक्वेशन लिखना सीखा था लास्ट क्लास में ट्रांसवर्स वेव का, और बाकी सारी प्रॉपर्टीज भी उसकी पढ़ी थी, कैसे वो ट्रैवल करती है. उसके बेसिस पे क्वेश्चंस जो जो बनते हैं वो भी हमने डील किए थे लास्ट क्लास में ना. वेलोसिटी, स्पीड वगैरह निकालना हमने सीखा था वेव का. अब हम आगे चल रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि अगर दो वेव्स या दो पल्सेस के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तो उससे क्या होता है. तो ये पार्ट तुमने वेव ऑप्टिक्स में भी कहीं ना कहीं कवर किया है. आप लोगों को याद आ रहा होगा, आपने एक टॉपिक पढ़ा था सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, है ना. तो जब दो वेव एक के ऊपर एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज होती है या इंटरैक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ में, तो क्या क्या पैरामीटर्स है जिनमें चेंजेस आते हैं, और फाइनल एंड प्रोडक्ट क्या आता है, फाइनल प्रोडक्ट क्या आता है, वो हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं. तो बिल्कुल कट शॉर्ट में मैं एकदम ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको एक बार के लिए कि कैसे ये टॉपिक को हमें डील करना है और क्वेश्चंस कैसे आएंगे इसमें. तो जैसे कि दो पल्सेस हैं, एक पल्स या एक वेव आपने इधर से इनिशिएट करी लेफ्ट साइड से, और एक आपने राइट साइड से इनिशिएट करी. दोनों का एम्पलीट्यूड कुछ अलग था. लेट्स से इसका A1 था, इसका A2 था. आगे ट्रैवल कर रही है ये A1 वाली, और ये लेफ्ट साइड में ट्रैवल कर रही है A2 वाली. जिस पॉइंट पे दोनों मिलेंगे, लेट्स से उस पॉइंट पे इनका एम्पलीट्यूड हो जाता है मैक्सिमाइज, है ना. दो तरीके से मिल सकती हैं ये, या तो इनका एम्पलीट्यूड हो जाए मैक्सिमाइज, है ना, जिसको कि आप कंस्ट्रक्टिव भी बोलते थे, याद करो. सुपर पोजिशन पढ़ा था ना आप लोगों ने जब वेव ऑप्टिक्स में, तो दो तरह के पढ़ते थे आप, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, है ना. तो उस सेंस में भी समझ सकते हैं इसको, कि एक तो आपका कंस्ट्रक्टिव हो गया जिसमें आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ गया. तो इसमें आप देख सकते हो कि ये कुछ ऐसे डॉटेड लाइन जैसे दिखा रखी है. इस तरह से एक फाइनल फॉर्मेशन बन जाएगा इन दोनों पल्सेस का. A1 और A2 वाली पल्स मिलेगी और इस तरह का कुछ रिजल्ट दे देगी. सेकंड केस में हम देख रहे हैं कि सेम चीज हो रही है, एक लेफ्ट से आ रही है, एक राइट से आ रही है. लेकिन आप देख सकते हो कि इसका एम्पलीट्यूड जो है वो पॉजिटिव है, इसका एम्पलीट्यूड नेगेटिव डायरेक्शन में, नीचे की तरफ से आ रही है. डायरेक्शन अभी भी ऑपोजिट ही है इनके, ये लेफ्ट से आ रही है, ये राइट से आ रही है, लेकिन इसका जो एम्पलीट्यूड है उसका डायरेक्शन ऑपोजिट है. तो अब इस केस में क्या हो रहा है कि इनका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है पल्सेस का, वो मिनिमम एम्पलीट्यूड यील्ड कर रहा है, विच इज A1 माइनस A2. तो अगर A1 बड़ा है A2 से, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगी आपको. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोनों केसेस में किस तरह से ये इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है. आगे चलते हैं. एक और केस बन सकता है. अभी हमने क्या लिया, A1 और A2 को अलग अलग लिया. लेट्स से कि दोनों एम्पलीट्यूड सेम कर दो, दोनों का एम्पलीट्यूड तुमने सेम कर दिया और अपोजिट डायरेक्शन में तुमने ट्रैवल करा दिया, है ना, जिसमें एक का तो पॉजिटिव रखा है, एक का नेगेटिव रखा है, यानी कि एक तो ऊपर से आ रही है, एक नीचे से आ रही है. क्योंकि अगर तुम दोनों को सेम ऊपर से ही कर देते प्रोपोगेट, तो आपको ही पता है कि दोनों मिलके A+A2A दे देता, कंस्ट्रक्टिव एक तरह से दे देता इंटरफेरेंस. लेकिन यहाँ पे सिंस ये अपोजिट में है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों मिलके एक स्ट्रेट लाइन की स्ट्रिंग
का प्रोडक्ट देते हैं। यानी कि कोई वेव या कोई पल्स दिखेगी नहीं तुम्हें जब ये इंटरेक्ट करेंगे, है ना, ऐसे दिखेगा एकदम। ये आया, ये मिला, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनी, है ना, यहाँ से भी ये आ रहा है, ये मिल रहा है, और जहाँ पे मिले ये दोनों, जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं वहां पे क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। स्ट्रेट लाइन यानी कोई पल्स नहीं है वहां पे। तो क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं इसमें? आपको क्वेश्चंस में ऐसा बोला जा सकता है कि अगर यहाँ पे कोई पल्स नहीं है, इफ देर इज नो पल्स ओवर हेयर, तो इसका मतलब क्या है, किसी भी पार्टिकल के पास कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी भी एनर्जी होती है इंटरेक्शन के बाद, वो सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चली जाती है। डिस्प्लेसमेंट जीरो है हर पार्टिकल का। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, इस बात को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेट मी यूज डिफरेंट कलर फॉर दिस। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में हेल्प करेंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ क्लास के बीच में छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। क्या बोला मैंने? जब सेम एम्पलीट्यूड की दो अलग अलग पल्सेस इंटरेक्ट करती हैं, सुपर पोजिशन होता है उनका, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाले का, तो देर इज नो डिस्प्लेसमेंट, जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा आपके पार्टिकल्स का, है ना। जो भी पार्टिकल्स वो पल्स कैरी करते हुए आ रही है ना अपने साथ में, उनका तो जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन एनर्जी जो है वो जीरो नहीं होगी। पार्टिकल्स का जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज ट्रू, क्योंकि वो ऊपर नहीं जा रहे, एक स्ट्रेट लाइन में बन गए हैं ना, इंटरेक्शन के बाद एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, ऊपर नीचे कुछ नहीं जा रहे हैं, तो एम्पलीट्यूड तो नहीं है उनका कुछ भी। लेकिन सारी एनर्जी किसकी फॉर्म में चली गई है? काइनेटिक एनर्जी, इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस स्ट्रेट लाइन में हर पार्टिकल की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी है, हर पार्टिकल की अलग अलग वेलोसिटी है। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। जैसे ये वाला जो पार्टिकल है, इसका डायरेक्शन है वेलोसिटी का नीचे विद मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। इससे कम मैग्नीट्यूड आगे वाले पार्टिकल का है, थोड़ा इससे कम है या ऐसे कम है, चेंज होता जा रहा है। और फिर यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन तो ऊपर की डायरेक्शन में ही होगा, है ना, मैग्नीट्यूड विद द हाईएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ विद द एंड पार्टिकल्स, ठीक है। पार्टिकल्स जो एंड पे हैं उनका हाईएस्ट मैग्नीट्यूड होगा अपोजिट डायरेक्शन में। इतना डिटेल में नहीं जाना है, इस पे सवाल आएगा भी नहीं। कॉन्सेप्ट के लिए मैंने बता दिया, बट आएगा भी नहीं सवाल। सवाल कैसे आ सकता है कि अगर दोनों एम्पलीट्यूड सेम कर दिया पल्सेस का और दोनों को मिला दिया, तो क्या एनर्जी जीरो हो जाती है? तो आप बोलोगे नहीं, सारी एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगी। दूसरी बात, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है पार्टिकल का? तो आप बोलोगे हाँ, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है आपकी, सिंस एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है इंटरेक्शन के बाद। आगे चले। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन की, ठीक है। तो अब तुमने क्या किया, एक स्ट्रिंग ली, एक धागा लिया, उसको एक जगह पे क्लैंप कर दिया, बांध दिया, और एक जगह से फ्री छोड़ दिया। अब आप क्या करोगे, वेव प्रोड्यूस करने के लिए आप सबको पता है, आप एक झटका दोगे ऐसे, है ना, पुश पुल किया आपने या पुश किया, ठीक है। आपने जैसे ही झटका दिया, आपके आपकी स्ट्रिंग में एक पल्स चालू हो गई, एक वेव चालू हो गई। अब ये वेव ट्रैवल करेगी आगे, ये वेव आगे ट्रैवल करेगी, और ये कहां तक जाएगी? जहां तक आपने इसको क्लैम्प कर रखा है, बांध रखा है। जैसे यहाँ पे जाएगी, इससे टकरा के इसका हो जाएगा रिफ्लेक्शन। और ये रिफ्लेक्टेड पल्स या रिफ्लेक्टेड वेव आपकी नीचे की डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में मूव करना चालू कर देगी, ठीक है। अब इस पल्स को आप देख सकते हो, इसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया है, एम्पलीट्यूड का डायरेक्शन भी चेंज हो गया है, ठीक है। बेसिकली गई है ऊपर से और लौट के आई है नीचे से, है ना, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन हो गया है। तो उसको वेव को लिखने का तरीका भी अलग अलग होगा। ये तो आपकी हो गई इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट पल्स हो गई है आपकी, और ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड। तो दोनों की इक्वेशन कैसे लिखोगे? इंसिडेंट वाली की तो हो गई वाई आई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और रिफ्लेक्टेड की हो गई ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई। अब ये पाई का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक फेस चेंज आ रहा है, फेस चेंज आ रहा है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, दिख रहा होगा आप सब लोगों को। पहले ये ऊपर से जा रही थी, और रिटर्न होने के टाइम पे ये नीचे से जा रही है, तो इसमें कितना चेंज हो गया है फेस का? पाई का। तो ये इसको आपको मेंशन करना पड़ेगा रिफ्लेक्टेड वाले के फॉर्मूले में, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई। अच्छा, इसमें एक और चीज है इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने कल वाली क्लास में बताई थी, अब आपको पता नहीं याद है या नहीं है। मैंने लास्ट लास्ट टाइम क्या बताया था कि अगर कोई वेव राइट साइड में ट्रैवल कर रही है, राइट साइड में, तो उसके ओमेगा टी और के एक्स के अप साइंस अपोजिट होते हैं। याद आ रहा है ये? कल वाली क्लास में जो बच्चे आए थे उनको याद आ रहा है?
अगर आपकी वेव ट्रैवल कर रही है राइट साइड में तो ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा, या के एक्स माइनस ओमेगा टी भी आप बोल सकते हो। लेकिन अगर वो ट्रैवल कर रही है लेफ्ट साइड में तो ओमेगा टी और के एक्स दोनों का साइन सेम होगा। ये मैंने बताया था कल वाली क्लास में, ये आपको याद रखना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो इंसिडेंट वेव है उनके साइन ऑपोजिट है ओमेगा टी और के एक्स के, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड वे है वहां पे साइन सेम है दोनों के, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में ट्रैवल कर रही है। रिफ्लेक्टेड वेव में रिफ्लेक्शन हो गया, टकरा के रिफ्लेक्शन होना है, ये तो आप ऑप्टिक्स में भी पढ़ चुके हो, है ना। और प्लस पाई क्यों लिखा, क्योंकि फेस चेंज आ रहा है। अब एक और केस लेते हैं, सेम केस लिया हमने रिफ्लेक्शन का, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, ओपन रख दिया, ओपन एंड रख दिया। ओपन एंड मतलब एक आप यहाँ पे नोट बांध दी, लेट से आपने ओपन नोट, जिसकी वजह से क्या है वो ऊपर नीचे मूव कर सकता है, ऊपर नीचे मूव कर सकता है। तो जो भी इम्पैक्ट आएगा ना यहाँ पे वेव का, यहाँ पे तो क्या ये मूव नहीं कर सकता, तो इसको टकरा के रिफ्लेक्ट होना पड़ रहा है पूरा। और रिफ्लेक्ट भी किससे हो रहा है, ये फेस चेंज के साथ रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या है कि ये मूव कर सकता है, तो इसकी वजह से इसमें फेस चेंज नहीं आएगा। अगर ये ऊपर से आया है ये ऊपर से ही लौट जाएगा। रिफ्लेक्टेड वेव भी ऊपर से ही लौट जा रही है बिना किसी फेस चेंज के। तो यहाँ पे पाई हमने नहीं लिखा है, रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट दोनों के केस में ओमेगा टी और के एक्स के ही टर्म्स होंगे। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल बेसिक बनाती है वेव्स के, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये तो हो गई कॉन्सेप्चुअल बात। अगर आपको पूछ ले कोई एम्पलीट्यूड कितना होगा रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव का, तो आपको पता होना चाहिए। तो पहले ये समझ लेते हैं कि ट्रांसमिशन क्या होता है। अभी तो हमने रिफ्लेक्शन समझा है, दिस इज रिफ्लेक्शन, की टकरा के वापस आ गया, ये आपको पता है ऑलरेडी। रिफ्लेक्शन का मतलब यही होता है। ट्रांसमिशन का भी आपको मतलब पता होता है कि ट्रांसमिशन का मतलब क्या हो गया, कि कैरी हो गया, टकरा के वापस नहीं आना, आगे चले जाना। तो ट्रांसमिशन को आप रिफ्रैक्शन से भी समझ सकते हो। रिफ्रैक्शन पढ़ा था ना ऑप्टिक्स में, जब लाइट आ रही थी किसी मीडियम पे टकरा रही थी तो एक तो रिफ्लेक्शन हो जाता था उसका, और एक रिफ्रैक्शन हो जाता था, अंदर ही चली जाती थी सेम मीडियम में, मतलब ऑपोजिट मीडियम में, ठीक है। तो सेम तरीके से ट्रांसमिशन भी होता है वेव्स का। लेट्स से कि यहाँ पे हमने दो अलग अलग स्ट्रिंग्स ले ली है, ये स्ट्रिंग का म्यू कुछ और है, ये म्यू वन हो गया लेट्स से इसका, और इसका हो गया म्यू टू। अब म्यू वन और म्यू टू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। याद आ रहा है, कल बताया था म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। तो ये येलो वाली स्ट्रिंग और ग्रीन वाली स्ट्रिंग का दोनों का मास पर यूनिट लेंथ अलग अलग है, ठीक है। और मास पर यूनिट लेंथ अलग अलग है मतलब डेंसिटी अलग अलग है। तो जब वेव वेव ट्रैवल करेगी, है ना, इंसिडेंट वेव लेट से आ रही है, ये ए आई मतलब इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड, आगे गई इस पॉइंट पे जहां पे आपकी दूसरी दूसरी स्ट्रिंग चालू हो रही है जिसका कि म्यू कुछ और है, इससे टकराएगी, और कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट हो जाएगा। दिस इज द रिफ्लेक्टेड पार्ट और दिस इज द ट्रांसमिटेड पार्ट। बिल्कुल लाइट की तरह ही तो बिहेव कर रही है ये। लाइट, जैसे लाइट वेव्स जो होती थी, क्या करती थी, वो किसी मीडियम से टकराती थी, कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाता था, कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाता था। तो सेम तरीके से ये बिहेव कर रही है ना। स्ट्रिंग्स में अलग अलग डेंसिटी होने की वजह से स्ट्रिंग में कुछ तो रिफ्लेक्शन हो जा रहा है, कुछ पल्सेस का, और कुछ पल्स उसका ट्रांसमिट हो जा रहा है। तो दोनों का जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसका एम्पलीट्यूड निकालना सीखते हैं। जैसे कि रिफ्लेक्टेड वेव का आपका एम्पलीट्यूड हो गया ए आर, ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है ये, और ट्रांसमिटेड का हो गया ए टी, ठीक है। और इन दोनों की स्पीड भी अलग अलग होगी। वी वन तो हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड की, और ट्रांसमिटेड की वी टू हो गई। स्पीड अलग अलग होने का रीजन आपको पता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उन दोनों का म्यू अलग अलग है ना। और म्यू क्या, वी क्या होता है, स्पीड क्या होती है, अंडर रूट टी बाय म्यू। तो टेंशन के बारे में आप कमेंट कर पाओ नहीं कर पाओ, म्यू के बारे में तो कर ही सकते हो, है ना। टेंशन भी वैसे सेम रहेगा, पर ठीक है, आप म्यू तो बोल ही सकते हो कि दोनों का म्यू अलग अलग लिया है तुमने। अच्छा, जिसका म्यू कम लिया है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो म्यू वन लेट से कम था, हमने येलो स्ट्रिंग थोड़ी पतली बनाई थी ना, और ग्रीन स्ट्रिंग को थोड़ी डेंस बनाया था, तो इस वजह से वी वन आपका ज्यादा है वी टू से। ये अपोजिट भी हो सकते हैं अगर आपने उल्टा कर दिया आपका सिस्टम, एज इन आपने डेंसर मीडियम पहले रख दिया और रेयरर मीडियम बाद में रख दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है सब बच्चों को, रेयरर और डेंसर का डिफरेंस? क्योंकि सेम चीज आपने ऑप्टिक्स में भी पढ़ा था। बेटा जल्दी बोलो, तुम अगर बोलोगे जल्दी हाँ या ना, तो हम उसी स्पीड में आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन ज्यादा कर पाएंगे। अरे समझ में आ रही है? थम्स अप या थम्स डाउन तो बोलो भाई, मैं क्लास छोड़ के चला जाऊंगा भाई, मेरे को नहीं पढ़ाना अगर आप इस तरह से रिएक्ट नहीं करना है आपको तो।
ठीक है, या फिर मेरे पास लीव करने का भी ऑप्शन है, मैं आपको लीव करवा दूंगा क्लास, क्योंकि आप क्या कर रहे हो आके यहाँ पे, पढ़ाई कर लो इससे बढ़िया घर जाके यार, अगर नहीं इंटरेस्ट आ रहा है। यस या नो बोलोगे तो तुम्हारा ही फायदा है, क्वेश्चन ज्यादा कर पाएंगे हम लोग। मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा एक चीज को, मुझे लगेगा तुम समझ में आ गया तुम्हें चीजें, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट वाले केस में स्पीड ज्यादा थी आपकी रिफ्लेक्शन वाली वेव की, है ना, जो वेव रिफ्लेक्ट हो रही थी, जो ट्रांसमिट हो रही थी उसकी स्पीड कम थी। सेकंड केस में उल्टा हो गया। क्वेश्चन किस पे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा एम्पलीट्यूड निकालने पे। तो ये फॉर्मूले हैं एम्पलीट्यूड निकालने के, इसकी डेरिवेशन पे हम लोग अभी नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, लेकिन आपको ये याद रखने हैं। यहां से आप एक चीज देख सकते हो, जैसे ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड आ रहा है 2v2/v1 प्लस v2 टाइम्स ए आई, और ये भी रिफ्लेक्टेड वेव भी ए आई के टर्म्स में ही है, राइट। तो इसका क्या मतलब है कि आपका जो इंसिडेंट वेव है ना, उसका कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन बनता है आपका रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड। एक और चीज, ये जो हमने डायरेक्शन डिसाइड करी V1 और V2 की, ये कैसे पता चला कि भाई ये V1 इधर जाएगा V2 इधर जाएगा? तो ये इसको ऐसे देख सकते हो आप, सिंस आपको ये तो पता था कि म्यू अलग अलग है दोनों के ना, दोनों स्ट्रिंग के म्यू अलग अलग है, मास पर यूनिट लेंथ अलग अलग लिए तुमने, तो उसकी वजह से V1 तो V2 से बड़ा आएगा, ये तो तुम्हें पता था। तो इस चीज को, इस केस को इसमें रख के देखो, रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड वाले फॉर्मूले में रख के देखो, V2 माइनस V1 में अगर V1 बड़ा निकल गया तो ये टर्म तो नेगेटिव हो जाएगा बेटा। बात समझ में आती है? अगर ये टर्म नेगेटिव हो गया तो ए आर नेगेटिव हो जाएगा। ए आर नेगेटिव का मतलब क्या है कि नीचे की तरफ रहेगा और अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, है ना, ऊपर की तरफ नहीं रहेगा, ए आर नीचे की तरफ रहेगा, नेगेटिव एम्पलीट्यूड। क्या ये बात समझ में आई सबको? है ना, हमने फॉर्मूले से भी हमने प्रूव किया है कि ये नीचे की तरफ ही रहेगा। तो दोनों तरीके से आप समझ सकते हो इसको, आपको खुद से अज्यूम करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास रीजनिंग होगी हर चीज की। ठीक है, आगे चलते हैं, स्टैंडिंग वेव्स की बात करते हैं। स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स का मतलब ये होता है कि आपके पॉइंट्स फिक्स हैं, कोई पॉइंट्स फिक्स हैं आपके, और उनके बीच में आपकी वेव ऑपरेट हो रही है, यानी कि वेव अब मूव नहीं कर रही है लेफ्ट या राइट साइड में, है ना। जैसे ट्रैवलिंग वेव थी ना पहले, अभी तो हमने पढ़ रहा था ट्रांसवर्स वेव में, हम पढ़ रहे थे ट्रैवलिंग वेव, कि वो ट्रैवल कर रही थी, अब ये ट्रैवल नहीं कर रही है, फिक्स है। जैसे कि यहाँ पे आपने दो पॉइंट्स ले लिए, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1 और ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 2। तो आप नोटिस करोगे कि जो वेव्स बन रही है ना, वो पॉइंट नंबर 1 और 2 के बीच में बन रही है। पॉइंट नंबर 1 के लेफ्ट में नहीं जाएगी वेव, और 2 के भी राइट में नहीं जाएगी वेव। तो ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव, इनके नाम से भी समझ में आ रहा है। कैसे क्यों बनती हैं ये? दीज आर फॉर्म ड्यू टू सुपर पोजिशन ऑफ टू कोहेरेंट वेव्स ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो एक वेव आई इधर से, एक वेव आई इधर से, और दोनों कोहेरेंट वेव्स हैं ना, फ्रीक्वेंसी सेम है दोनों की, जो दोनों वेव्स का सोर्स सेम है, सॉरी, ठीक है, अलग अलग सोर्सेस से नहीं डाल रहे हो आप, कोहेरेंट है दोनों। तो अगर कोहेरेंट वेव्स हैं दोनों और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो जब वो सुपर पोज करेंगी, है ना, जब मिल जाएंगी वो दोनों, सुपर पोजिशन होगा उनका, इंटरफेरेंस होगा, तो उस केस में जो वेव्स बनेंगी वो उनको बोला जाएगा स्टैंडिंग वेव्स। यानी वो ट्रैवल नहीं कर रही है, बस अपनी जगह पे उनका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, अपनी ही जगह पे, यानी वाई डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, यानी कि एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। अच्छा, एक और चीज, ये जो स्टैंडिंग वेव्स होती हैं, ये एक साथ ऊपर और एक साथ नीचे जाती हैं बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स। कहने का मतलब क्या है, अगर आपने इनके एंड पॉइंट्स ले लिए, जैसे कि ये एक पॉइंट हो गया एंड पॉइंट, ये एक एंड पॉइंट हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, तो इन दोनों के बीच में जो वेव है ना आपकी पूरी, वो एक साथ ऊपर जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ऊपर जा रही है, और एक साथ ही नीचे आएगी, नीचे भी एक साथ आएगी। यानी हर पार्टिकल नीचे जाएगा, ऐसा नहीं कि कुछ पार्टिकल ऊपर कुछ पार्टिकल नीचे जाएगा, बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स। अब ये नोड्स और एंटी नोड्स क्या होते हैं? नोड्स और एंटी नोड्स का सिंपल सा डेफिनेशन है, अगर आपकी वेव का एम्पलीट्यूड, अगर आपकी वेव में किसी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड या किसी पॉइंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आ रहा है, तो वो बोला जाएगा एंटी नोड। एंटी नोड कौन से पॉइंट्स होते हैं? जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, और वो पॉइंट जिनका एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है या जीरो होता है, उनको बोला जाता है नोड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 पॉइंट ऐसे आ रहे हैं जिनका एम्पलीट्यूड जीरो आ रहा है, दिख रहा है सबको? एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है इन 3 पॉइंट्स का? जीरो, तो इनको क्या बोलेंगे? नोड्स।
इनको फिक्स पॉइंट भी बोल सकते हो तुम, फिक्स पॉइंट भी बोल सकते हो क्योंकि ये मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहे हैं, ये अगर आपने एक्स एक्सिस लिया है तो एक्स एक्सिस पे ही है, ये मूव नहीं कर रहे तो ये क्या हो गए, फिक्स पॉइंट्स हो गए। अब ये बिल्कुल बेसिक चीजें थी, डेफिनेशंस थी सब चीजों की, अब इनके बेसिस पे हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अच्छा, ये हमने जब बनाई है स्टैंडिंग वेव्स, तो नोट करने वाली बात है कि दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम रखा है, ए एम्पलीट्यूड रखा है दोनों वेव्स का, ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली चीज है। अब स्टैंडिंग वेव्स में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें वो ध्यान दे लेते हैं, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है या जो सेपरेशन होता है वो होता है लैम्डा बाई टू का, है ना। लैम्डा क्या होती है, वेवलेंथ होती है, पता है आप लोगों को। तो लैम्डा बाई टू का सेपरेशन होता है दो नोड्स के बीच में या दो एंटी नोड के बीच में भी, कॉन्जिक्यूटिव दो एंटी नोड के बीच में लैम्डा बाई टू का सेपरेशन होता है, ठीक है। और एक नोड और एक एंटी नोड के बीच में जो सेपरेशन होता है वो होता है लैम्डा बाई फोर का, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आधा हो गया उससे, है ना। तो एक एंटी नोड और नोड के बीच की बात हो रही है तो लैम्डा बाई फोर का सेपरेशन, और कॉन्जिक्यूटिव दो सेम चीजों की बात हो रही है तो फिर लैम्डा बाई टू का सेपरेशन। ऑल्सो ऑल पॉइंट्स बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स आर इन सेम फेज। जो दो सक्सेसिव नोड्स की जब बात होगी तो उनके बीच के सारे पार्टिकल सेम फेज में, जो हमने देखा भी ना, अगर ऊपर ये एक नोड नंबर वन है और ये नोड नंबर टू है, तो इनके बीच जो वेव बन रही है ना, वो सारे पार्टिकल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो सेम फेज में रहेंगे ना, सब ऊपर जा रहे हैं, अलग अलग मैग्नीट्यूड से ऊपर जा रहे हैं ऑब्वियसली, बट सब ऊपर जा रहे हैं। और N2 और N3 के बीच में जब हमने देखा तो सारे नीचे जा रहे हैं, तो इनका भी फेज सेम रहने वाला है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच में जो सारे पार्टिकल्स हैं, पॉइंट्स हैं, उनका सेम फेज रहता है। ऑल पॉइंट्स अक्रॉस अ नोड आर इन अपोजिट फेज। तो अगर ऐसा है तो आप देख सकते हो कि किसी भी नोड के लेफ्ट या राइट साइड में आप देखोगे तो आपको पार्टिकल्स की जो फेज है वो अपोजिट दिखेंगे या फिर पाई के साथ दिखते हैं, ठीक है। क्लियरली अगर आपको देखना है तो आपको डेल्टा फाई कितना आएगा, पाई आएगा, जो कि आप देख भी सकते हो। ये वाला नोड अगर आप पिक कर लोगे तो आप देख सकते हो उसके सारे पार्टिकल लेफ्ट साइड वाले तो ऊपर जा रहे हैं और राइट साइड वाले नीचे जा रहे हैं, तो पाई का फेज डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। आगे चलते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। अब हमने ये तो समझ लिया स्टैंडिंग वेव होती क्या है, उसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन उसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम। दो कोई भी वेव है दो, उनका जब तुम सुपर पोजिशन करते हो, इंटरफेरेंस करते हो, तो आपने इक्वेशन लिखना सीखा है ऑप्टिक्स में भी। सेम तरीके से आप यहाँ लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव जो बनेगी सुपर पोजिशन से, वो क्या बन जाएगी, y इक्वल्स टू 2a साइन kx प्लस फाइव वन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू। दोनों अलग अलग वेव थी जो आ रही थी, एक लेफ्ट से एक राइट से, दोनों का सुपर पोजिशन हुआ, तो जो स्टैंडिंग वेव बनी उनकी वजह से, उसका ये इक्वेशन होता है, ये याद रखना। जैसा कि आप देख सकते हो एम्पलीट्यूड ऑफ अ पॉइंट एट डिस्टेंस x बताता है ये वाला टर्म। भाई किसी भी पॉइंट का x डिस्टेंस पे कितना एम्पलीट्यूड आ रहा है वो आपको ये टर्म बताएगा, स्पेसिफिकली ये टर्म, ठीक है। x की वैल्यू लेट से आपने रखी मान लो लैम्डा बाय फोर, तो लैम्डा बाय फोर जब x की वैल्यू रखोगे तो फिर ये टर्म का जो आंसर आएगा ना, वो तुम्हारा आएगा एम्पलीट्यूड का वैल्यू, एज इन ओरिजिन से या नॉड से लैम्डा बाय फोर डिस्टेंस दूर जो पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, वो ये टर्म बताता है, ये टर्म, ठीक है। तो ये समझ में आपको आना चाहिए, सवाल में यूज आ जाता है। अब इसमें भी दो केस बनते हैं, एक तो इनिशियली फेज जीरो है, एक तो इनिशियली फेज जीरो है। फेज जीरो है मतलब ओरिजिन से वेव स्टार्ट हुई है, एक्स इक्वल्स टू जीरो या नॉड से वेव स्टार्ट हो रही है, अगर इनिशियली फेज जीरो है वो आपको पता चल जाएगा, आपको वैल्यू पुट करनी है बस, ठीक है। एक्स की वैल्यू पुट करनी है, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करके देख लेना, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू जीरो पुट करोगे यहाँ पे तो फाइव, अगर आपका जीरो आया, 510 आया अगर आपका, तो इसका मतलब है कि वेव नॉड से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और इक्वेशन क्या बन जाएगी फिर, 2a साइन के एक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू। तो 2a साइन के एक्स के साथ यहाँ पे आप देख सकते हो फाई नहीं है, क्योंकि फाई जीरो हो गया है, और ये वेव नॉड से बन रही है, नॉड पे खत्म हो रही है, नॉड से स्टार्ट हो रही है, नॉड पे खत्म हो रही है। अगर इनिशियली फेज 5/2 हो, पाई वन की वैल्यू अगर 5/2 हो, वेव आ रही हो पाई/2 के फेज डिफरेंस के साथ में, तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि x इक्वल्स टू जीरो पे एंटी नॉड एग्जिस्ट करेंगे, है ना। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये एंटी नॉड से वेव स्टार्ट हो रही है तुम्हारी और एंटी नॉड पे ही खत्म हो रही है, नॉड्स बीच में आ रहे हैं,
क्या ये दोनों चीजें समझ में आती है आप लोगों को? डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों चीजों का, कि एक केस में नॉट से स्टार्ट हो रही है, एक केस में एंटी नॉट से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टैंडिंग वेव इन क्लैम्प्ड स्ट्रिंग। क्लैम्प्ड स्ट्रिंग मतलब आपने दोनों तरफ से स्ट्रिंग को बांध दिया, इधर से भी बांध दिया, इधर से भी बांध दिया। अब लेट से तुमने जो धागा था बीच में, स्ट्रिंग था, इसको ऐसे पकड़ के खींच दिया। ठीक है, तुमने बेसिकली उसमें टेंशन दे दी। अब तुम अगर उसमें टेंशन दे दोगे तो उसकी वजह से वेव फॉर्मेशन हो सकती है। तो जो वेव फॉर्मेशन होगी उसको तुम बोलोगे स्टैंडिंग वेव, क्योंकि वो लेफ्ट राइट साइड में ट्रैवल नहीं कर सकती है। बांध दिया ना तुमने, यहाँ से फिक्स कर दिया, यहाँ से फिक्स कर दिया, तो स्टैंडिंग वेव बोला जाएगा उसको, स्टेशनरी वेव बोला जाएगा। तो ये वाला एग्जांपल है बोथ हैंड्स पे फिक्स करने का। अब इसमें सवाल बनते हैं बहुत सारे, तो इसको समझ लो जल्दी से, है ना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों नॉड्स बन रहे हैं, दिख रहा है सबको? जब आपने दोनों तरफ से बांध दिया तो लेफ्ट साइड भी नॉड बन रहा है, राइट साइड भी नॉड बन रहा है। तो नॉड, दोनों नॉड्स के बीच में एक वेव बन रही है तुम्हारी। तो अगर दोनों नॉड्स के बीच में वेव बन रही है तो कॉन्जिक्यूटिव नॉड्स के बीच में हमने पढ़ा था कितना डिस्टेंस होता है, λ/2 का। तो अगर लेंथ ऑफ आपकी पूरी स्ट्रिंग हो गई L, तो किसके बराबर आनी चाहिए, λ/2 के बराबर, क्योंकि इतना सेपरेशन है। तो L इक्वल्स टू λ/2 हो गया। और ये चीज हम रखते हैं फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में। तुम्हें पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है? स्पीड अपॉन वेवलेंथ, v अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा की जगह आपने रख दिया क्या, 2L, क्योंकि L क्या था, λ/2, तो लैम्डा की जगह क्या रख दिया, 2L। और v तुम्हें पता है स्पीड ऑफ वेव क्या होता है, √T/μ, है ना, पता है दोनों चीजें आपको। तो आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन गया 1/2L √T/μ। अब ये पहली फ्रीक्वेंसी है। पहली फ्रीक्वेंसी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि केवल एक वेव बनी है, फर्स्ट वेव बनी है। इसके अलावा और बन सकती थी ना। तो अभी ये केवल फर्स्ट वेव बनी है तुम्हारी, जिसमें कि केवल एक नॉड से दूसरे नॉड के बीच में आपकी वेव ऑब्टेन हुई है। तो इसलिए इसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या फर्स्ट हार्मोनिक, दूसरा नाम भी होता है इसका फर्स्ट हार्मोनिक, दोनों चीजें आप बोल सकते हैं। अब आप देखोगे कि अगर एक से ज्यादा वेव बन जाए सेम क्लैंपिंग के बीच में, एज इन आपके नॉड्स कितने आ गए, अब 1 2 और 3, 3 नॉड्स आ गए, और दो वेव बन रही है, दो पल्सेस बन रही है, जिनका क्या है, फेज ऑपोजिट है। तो टोटल डिस्टेंस λ/2 प्लस λ/2, भाई ये तो λ/2 था और ये λ/2 था, तो टोटल कितना हो गया, लैम्डा हो गया। अब ये जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी इसको बोलोगे तुम सेकंड नंबर की फ्रीक्वेंसी f2। यहाँ पे तुम्हें l की जगह 2l, लैम्डा की जगह 2l नहीं रखना, इस जगह आपने रखना है l। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/L √T/μ, या फिर 2/2L √T/μ। तो यहाँ पे 2 आ गया है ऊपर, यहाँ पे 1 आ रहा था पहले, अब 2 आ गया है, तो ये सेकंड हार्मोनिक है। इसका एक और नाम होता है विच इज फर्स्ट ओवरटोन, यानी कितना ओवर हो गया है। पहले तुम्हारी वेव बन रही थी, फर्स्ट एक वेव बन रही थी नॉड से नॉड के बीच में, अब एक और नॉड से नॉड के बीच में वेव बन गई है, यानी कितना ओवर हो गया है, एक वन टाइम ओवर हो गया है। तो इसलिए इसको ओवरटोन बोला जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखनी है कि nth हार्मोनिक बराबर होता है n-1th ओवरटोन। यानी कि अगर फिफ्थ हार्मोनिक की मैं बात करूंगा सवाल में, तो मैं कौन से ओवरटोन की बात कर रहा हूँ, फोर्थ ओवरटोन की, है ना, एक माइनस करना है बस। फिफ्थ हार्मोनिक इज सेम एज फोर्थ ओवरटोन। ठीक है, तो सेकंड हार्मोनिक किसके बराबर हो गया, फर्स्ट ओवरटोन के। इसका फॉर्मूला जनरलाइज करके हम बनाएंगे तो हम देख सकते हैं ऊपर केवल नंबर बदल रहे हैं, 1 2 3 4 इंटीजर। तो आप लिख दिया n/2L √T/μ, या n टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f1। ये होता है nth हार्मोनिक का फॉर्मूला, ये याद रखना। अब एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि अगर कोई ट्यूनिंग फॉक लाके तुमने इस पे, किसी ट्यूनिंग फॉक को तुमने वाइब्रेशन दी विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 हर्ट्ज, और तुमने स्ट्रिंग के टच करा दिया, तो इस स्ट्रिंग की भी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 100 हर्ट्ज। ठीक है, रेजोनेंस में आ जाएगा वो, ट्यूनिंग फॉक के साथ रेजोनेंस में आ जाएगा, यानी सेम फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट होगा। और आप देख सकते हो कि 100 के बाद जो वेव बनेगी, अच्छा ये अगर ट्यूनिंग फॉक की 100 थी और इसकी 100 थी, तो आप देख सकते हो कि 100 में अगर ये स्टैंडिंग वेव बना रहा है, अगर ये स्टैंडिंग वेव बना रहा है, पूरी वेव बना रहा है ना, नॉड से नॉड के बीच में λ/2 का आ रहा है सेपरेशन, तो अगली जो स्टैंडिंग वेव बनेगी वो 150 पे नहीं बनेगी, इट हैज टू बी 100 प्लस 100, है ना, यानी कि 200 फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉक से तुम लगाओगे जब स्ट्रिंग पे, तो ही स्टैंडिंग वेव बनेगी कंप्लीटली। तो आप देख सकते हो कि ये 100 200 और इसके मल्टीपल्स में जब फ्रीक्वेंसी आप यूज कर रहे हो तो ही रेजोनेंस हो रहा है।
रेजोनेंस यानी एम्पलीफिकेशन है ना, लाउड साउंड, मैक्सिमम क्लियर एंड लाउड साउंड, ठीक है, या फिर क्लियर एंड लाउड रिजल्ट्स आप बोल सकते हो। तो स्टैंडिंग वेव तब बनेगी जब 100 के बाद 200 फ्रीक्वेंसी यूज होगी, ठीक है, जो कि आप यहाँ से फॉर्मूले से भी देख सकते हो। आगे चलते हैं, स्टैंडिंग वेव इन क्लैम्प्ड स्ट्रिंग। अभी तक हमने बात करी दोनों तरफ से एंड फिक्स करने की, अब हम बात करें एक तरफ से फिक्स करने की। तो अगर आप एक तरफ से फिक्स करोगे तो आप देख सकते हो कि ये जो आपकी स्ट्रिंग है ये नॉड तो बना रही है जहां से ओरिजिन है, जहां से स्टार्ट हो रही है, लेकिन एंड ये हो जाएगी एक एंटी नॉड पे, एक एंटी नॉड पे एंड हो जाएगी ये, अगर एक तरफ से फिक्स नहीं है तो, ठीक है। यहाँ पे इसका पूरा मतलब इसमें टेंशन मैक्सिमाइज हो जाएगी और यहाँ पे जाके ये एक वेव कंप्लीट करेगी अपनी, विच इज नॉड से एंटी नॉड, जो कि आप हाफ भी बोल सकते हो। तो इसका लेंथ आपको पता है λ/4 होता है, तो इसको आपने फॉर्मूले में पुट किया, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ क्लैम्प्ड स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड होता है 1/4L √T/μ। कुछ भी रटने वाली चीज नहीं है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रहता है, ये फ्रीक्वेंसी होता है V/λ। दोनों तरफ से फिक्स किया तो नॉड से नॉड बन पाएगा, दोनों तरफ से फिक्स नहीं किया तो ओपन रह जाएगा, तो ओपन रह गया तो λ/4 का लेंथ आ गया, पुट करो, वो ये फॉर्मूला बन गया। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि ये एंटी नॉड पे अगर खत्म हो रहा है, तो अगर एक और वेव बननी है, अगर एक और वेव बननी है तो अगले वाले को भी एंटी नॉड पे ही खत्म होना पड़ेगा, एंड होना पड़ेगा। तो अगले वाला भी एंटी नॉड पे कब एंड होगा, जब एक नॉड कंप्लीट होके एक और वेव स्टार्ट हो जाए, जिसका मतलब क्या है कि आपकी लेंथ हो जाएगी λ/4 प्लस λ/2 विच इज 3λ/4। तो अब ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बन रहे हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। तो आपकी फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद अगला वाला जो हार्मोनिक आएगा वो आएगा थर्ड हार्मोनिक, और थर्ड हार्मोनिक पे आपका बनेगा फर्स्ट ओवरटोन, और सेकंड ओवरटोन कहाँ बनेगा, फिफ्थ हार्मोनिक पे, क्योंकि ऑड मल्टीपल्स बन रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आनी चाहिए। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2n+1/4L √T/μ। दिस इज योर फॉर्मूला। 2n+1 हार्मोनिक बराबर nth ओवरटोन, ये याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे भी अगर आपको रेजोनेंस क्रिएट करना है तो पहला अगर 100 पे आपका स्टैंडिंग वेव बन रहा है तो अगला वाला 300 पे बनना चाहिए और उसके अगले वाला 500 पे बनना चाहिए। आई होप कि अब समझ में आने लगा होगा थोड़ा। आगे चलें, आगे चलें बच्चों, ठीक है। बीट्स पढ़ते हैं, बीट्स पढ़ते हैं। आपका स्टैंडिंग वेव कंप्लीट हो चुका है, दैट इज ऑल फॉर स्टैंडिंग वेव। इतना जानकारी रखना काफी है सवाल सॉल्व करने के लिए। अगला टॉपिक है बीट्स। बीट्स में कुछ ज्यादा खास नहीं है। आप बीट सुनते हो तो आपको सबसे पहले हार्ट बीट याद आता है ना, दिल की धड़कन। यही मतलब रिलेट करोगे ना किसी भी चीज को तो किससे करोगे, तो बीट सुनते हो तो आपको दिमाग में सबसे पहले वही आता है कि हार्ट बीट की बात हो रही होगी सर, तो बिल्कुल सही बात है, उसकी बात हो रही है। होता क्या है कि दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी जब मिलती हैं, सुपर इम्पोज करती हैं एक दूसरे के ऊपर, तो एक पर्टिकुलर टाइम तक तो, एक पर्टिकुलर टाइम तक या 1 सेकंड तक, अगर आप लेट से 1 सेकंड में देख रहे हो तो एक पर्टिकुलर टाइम तक आपको उन फ्रीक्वेंसी का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सुनाई देता है ना, कंप्लीटली सुपर इम्पोज कर जाती है दो वेव्स एक दूसरे के ऊपर। तो तुमको पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आता है या फिर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, आपको क्लैरिटी से सुनाई देगा। जैसे ऑप्टिक्स में अगर आपने पढ़ा हो, आपने रिलेट कर पाओ, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ब्राइट फ्रिंजेस बन रही थी हमारी, हम देख पा रहे थे ना रिजल्ट्स हमारे, है ना, ब्राइट चीजें ऑब्टेन हो रही थी, और जब डिस्ट्रक्टिव हो रहा था तो डार्क चीजें ऑब्टेन हो रही थी, यानी कुछ दिख नहीं रहा था ढंग से, है ना। तो क्लियर रिजल्ट्स के लिए कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए इंटरफेरेंस, आपको पता है। तो क्या होता है बीट्स के केस में कि जब दोनों फ्रीक्वेंसी इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ में, सुपर इम्पोज करती हैं, तो बीट्स प्रोड्यूस होती हैं। बीट्स यानी कि एक टाइम तक तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का इफेक्ट दिखता है, यानी आपको लाउड साउंड सुनाई देती है, और फिर वो साउंड फेड हो जाती है, बिल्कुल जीरो, शांत हो जाता है सब कुछ, फिर से सेम चीज होने लगती, फिर से लाउड साउंड, फिर फेड साउंड, जीरो साउंड। तो जब ये 1 सेकंड में आप देखोगे ना, जनरली 4 बार ऐसा होता है 1 सेकंड में जनरली, ठीक है। तो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड जो आपकी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बीट की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी कि कितनी बार आपका बीट सुनाई दे रहा है 1 सेकंड में। तो अगर आप 1 सेकंड में देखोगे तो पहले लाउड आई, फिर बिल्कुल जीरो हो गई, फिर लाउड आई, फिर जीरो हो गई, लाउड जीरो, लाउड जीरो, ठीक है। तो आपकी हार्ट बीट की केस में आप देखोगे तो ऐसा होता है कि भाई आप जब आपको सुनाई दे रहा है ना तो कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, और फिर फेड आउट हो जाती है ना हाथों हाथ। ऐसा थोड़ी है कि आपको धड़कन आपकी ऐसे सुनाई देती है, बीट 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 बीट, ऐसे थोड़ी सुनाई देती है। ऐसे सुनाई देती है ना, पहले सुनाई दी, फिर थोड़ा सा फेड हुई, फिर वापस सुनाई दी, फिर फेड हुई, है ना। तो उस चीज को बीट्स बोला जाता है, जब आपकी
फ्रीक्वेंसीज कंस्ट्रक्टिवली मिल रही है और साइमल्टेनियसली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में भी जा रही है, और फिर रिपीटेशन हो रहा है इस चीज का। तो ये तो हुआ अंडरस्टैंडिंग बीट्स की। हमारा सवाल जो बनेगा वो किस पे बनेगा, आपको पूछा जाएगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होती, जो दो फ्रीक्वेंसी का सुपर इम्पोजिशन हो रहा है उनका डिफरेंस होती है ना। एफ बी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, F1 - F2। ये याद रह जाएगा सबको, सिंपल फॉर्मूला है ना। बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रह जाएगा सबको, क्या होता है, सिंपली F1 - F2। आगे चलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो क्या होती है वन बीट या नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड, क्या होता है बीट फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितनी बीट्स आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बीट आई, एम्पलीट्यूड चेंज हुआ, मैक्सिमाइज भी हुआ होगा और फिर मिनिमाइज भी हो रहा है। तो ये पूरा बोला जाता है वन बीट, यानी कि पूरा इंटरफेरेंस का जो पैटर्न है वो बोला जाता है वन बीट। फिर अगला इंटरफेरेंस होगा तो वो हो जाएगा सेकंड बीट। दिस इज सेकंड बीट। तो लेट्स से कि आपने एक सेकंड के टाइम में देखा कि कितनी बार हो रहा है, तो लेट से 4 बार हो रहा है तो आपकी बीट फ्रीक्वेंसी हो गई 4। अगर 5 बार हो रहा है तो आपकी बीट फ्रीक्वेंसी हो गई 5। तो आपको कैसे पता चलेगा ये, F1 को माइनस करो F2 से, जिन दो फ्रीक्वेंसीज का इंटरफेरेंस हो रहा है उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करो तो आपको बीट फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। ठीक है। एक और चीज जो समझने की है वो यहाँ पे क्या है कि एम्पलीट्यूड पहले बढ़ रहा है और फिर कम हो रहा है, तो एम्पलीट्यूड में चेंज भी आता है। ऑब्वियसली इंटरफेरेंस हो रहा है तो कभी कंस्ट्रक्टिव होगा कभी डिस्ट्रक्टिव होगा, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमाइज भी होगा और मिनिमाइज भी होगा बीट्स के केस में। ठीक है। अगर इसका फॉर्मूला वाइज हम समझे कि फॉर्मूला वाइज कैसे इंटरफेरेंस को हम दिखा पा रहे हैं, तो आपको पता है कि वेव की इक्वेशन होती है ए साइन ओमेगा टी के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो एक वेव आई y1, दूसरी वेव आई y2 विद ए साइन k2x - ओमेगा t2 है ओमेगा 2t, यानी कि k और ओमेगा दोनों का अलग अलग था, ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी अलग अलग थी दोनों की। दोनों का सुपर इम्पोजिशन तुम्हें करना आता ही है, दोनों को तुमने y नेट निकाल दिया, ये वाला मिला इससे। इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, डेरिवेशन है बेसिकली ये, लेकिन आपकी किसी काम का नहीं है, आपको ध्यान नहीं देना इस चीज पे। तो आप बस देख लो एक बार कि ये साइन थीटा बनेगा कुछ, साइन थीटा 1 या साइन सी, और दूसरा बनेगा साइन थीटा 2 या साइन डी। और साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला ये होता है 2 sin c + d/2 cos d c - d/2। ये फॉर्मूला लगा के हमने ये सुपर इम्पोज्ड वाली जो इक्वेशन होती है ना, वाई नेट जो निकालते हो तुम, वो निकाल ली। तो ये कुछ ऐसी दिखेगी बच्चों। अब इसमें आप देख सकते हो कि दो टर्म्स बन रहे हैं, एक तो k1 + k2/2 बन रहा है और एक ओमेगा 1 + ओमेगा 2/2 बन रहा है। तो इसको बोलते हैं के एवरेज और ओमेगा एवरेज, है ना। एंगुलर वेव नंबर तो होता ही है और ये होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ऑल्सो k1 - k2 और ओमेगा-ओमेगा 2 का भी टर्म बनेगा, जिसको बोलोगे तुम चेंज, यानी डेल्टा के और डेल्टा डब्ल्यू। तो इन चारों टर्म्स के को लेके अगर हम एक कॉमन इक्वेशन बना दें तो ये क्या बनेगी, 2a साइन k एवरेज x - ओमेगा एवरेज t मल्टीप्लाई बाय कॉस डेल्टा k/2 x - डेल्टा w/2 t। तो इसी से टाइम पीरियड वगैरह पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आएंगे तो आप डील कर पाओगे, वैसे नहीं आएंगे मोस्ट प्रोबेबली इस पे क्वेश्चन। क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे बीट फ्रीक्वेंसी पे ही, बीट्स में, है ना। अच्छा, इसमें कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो ये आपकी ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन थी, ये साइन kx - ओमेगा t, याद आ रहा है हमने ट्रांसवर्स वेव या ट्रैवलिंग वेव पढ़ा था अभी लास्ट वाली क्लास में। तो उसकी इक्वेशन ऐसी तो कुछ आती थी। तो इसमें एक पोर्शन तो आपको ट्रैवलिंग वेव के बारे में बताएगा, यानी कि वेव ट्रैवल कर रही है बीट्स में, देखा आपने ट्रैवल कर रहा है आगे की तरफ, है ना, वेव ट्रैवल कर रही है आगे। एक पोर्शन तो ट्रैवलिंग वेव के बारे में बताता है, दूसरा पोर्शन बताता है वेरिएबल एम्पलीट्यूड के बारे में, विच इज दिस पोर्शन। ये जो पोर्शन है आपको ये बताता है किसके बारे में, वेरिएबल एम्पलीट्यूड के बारे में। यानी कि एम्पलीट्यूड में जो चेंजेस आते हैं ना बीट्स प्रोड्यूस करते वक्त, सुपर इम्पोज जब हो रही है वेव्स, तो जो वेरिएबल में चेंज आ रहे हैं, एम्पलीट्यूड में चेंज आ रहे हैं सॉरी, वो रिप्रेजेंट करते हैं हम इस वाली टर्म से। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, एम्पलीट्यूड बढ़ भी रहा है और कम भी हो रहा है। ठीक है। तो ये चीज आपकी ये वाला टर्म बताता है। ये बिल्कुल कॉमन एक डिस्क्रिप्शन हो गया इस जो भी टॉपिक्स हैं इसका। ठीक है। इसके ऊपर सवाल अब जो भी आएंगे तुम टैकल कर पाओगे, तुम्हें आइडिया हो जाएगा। लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ऑर्गन पाइप्स। ऑर्गन पाइप्स के अंदर जो वेव्स होती हैं, अगेन वो भी स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स ही होती हैं। ऑर्गन पाइप इज बेसिकली अ पाइप जिसमें आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है, पैटर्न स्टडी कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो वेव्स का,
तो एक पाइप ले लिया तुमने जिसको तुमने क्लोज कर दिया लेट से। अब तुमने क्या किया, इस पाइप के आगे एक साउंड का सोर्स रखा होगा यहाँ पे कुछ, और उस सोर्स से तुमने एक वेव को प्रोपोगेट कराया लेफ्ट साइड में पाइप के अंदर। ध्यान से समझना। अब यहां से जो वेव्स निकल रही हैं इस क्लोज एंड से टकरा के रिफ्लेक्ट होके इधर राइट साइड में आएंगी, और साइमल्टेनियसली लेफ्ट साइड से भी अभी भी आ रही हैं क्योंकि सोर्स तो तुमने यहाँ रखा हुआ है। तो होगा क्या बच्चों, ये रिफ्लेक्टेड वेव और इधर से आने वाली जो वेव है ये दोनों सुपर इम्पोज होके स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव बना देगी। और वो जो स्टैंडिंग वेव होगी वो आपका कुछ ऐसा पैटर्न देती है जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो ऑर्गन पाइप में भी स्टैंडिंग वेव्स के फॉर्मेशन होते हैं। अब ऑर्गन पाइप के केस में कुछ चीजें आपको जो याद रखनी है वो क्या है, एक तो ये तो आपने पढ़ लिया ऑलरेडी कि अगर एक तरफ से एंड है, अगर आपका क्लोज ऑर्गन पाइप भी है लेट से, लेकिन एक तरफ से खुला हुआ है क्योंकि यहाँ पे सोर्स रखा हुआ है आपने, तो आपका यहाँ पे एंटीनोड बन जाएगा, एक तरफ एंटीनोड बन जाएगा और एक तरफ नोड बनेगा, यानी ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है लेट से, नोड से स्टार्ट हो रही है ओरिजिन पे। तो आपका डिफरेंस कितना आ गया लेंथ का, L/4। सवाल कैसे बनता है कि जैसे लेंथ दे दी आपको ऑर्गन पाइप की, अभी तक आप जब स्टैंडिंग वेव पढ़ रहे थे तो आपको स्ट्रिंग में बना रहे थे आप स्टैंडिंग वेव्स, अब आप पाइप में बना रहे हो। ठीक है, अब आप साउंड में भी समझ रहे हो इस चीज को, साउंड में स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस कर रहे हो क्योंकि साउंड यूज कर रहे हो ना आप, सोर्स स्ट्रिंग्स थोड़ी यूज कर रहे हो। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में। अब आप स्ट्रिंग्स यूज नहीं कर रहे हो, आप साउंड यूज कर रहे हो, तो उसमें आप स्टैंडिंग वेव्स बना रहे हो। ठीक है, तो साउंड के केस में ऑर्गन पाइप्स पे ही आते हैं क्वेश्चन मेनली, तो हम ऑर्गन पाइप डिस्कस कर रहे हैं। एक बार जल्दी से देख लो इसको। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हमने लिया, यानी कि एक तरफ से हमने बंद कर दिया, एक तरफ से सोर्स हमने यूज किया, साउंड वगैरह आया, उसकी वजह से स्टैंडिंग वेव बन गई। तो स्टैंडिंग वेव पहली बनी जिसमें कि एंटी नोड पे वो खत्म हो रहा था, और नोड से एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस तुम अभी पढ़ के आए हो कितना होता है, λ/4। तो पहली फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक जो ऑब्टेन होगी वो होगी V/4L। कितनी हो रही है भाई, V/4L। ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है। स्ट्रिंग के केस में जब तुमने पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही थी बच्चों, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही थी, 1/2L√T/μ। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा दोनों में, दोनों सेम चीज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रही है हमारी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक, क्या आ रहा है हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक, V/4L। दिस इज योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सेम तरीके से आगे हम चलेंगे, एंटी नोड पे खत्म हो रहा है तो अगला वाला जो वेव बनेगा एक्स्ट्रा वेव वो भी एंटी नोड पे खत्म होगा, 3λ/4 इसका लेंथ हो जाएगा। तो 3V/4L आया आपका थर्ड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन। तो क्लोज ऑर्गन पाइप में फर्स्ट ओवरटोन कितने पे आता है, 3V/4L। सेम तरीके से आपका ये जनरल फॉर्मूला बन जाएगा, ऑड मल्टीपल्स में दिख रहा है आपको, ये आ जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज योर nth ओवरटोन। ठीक है, वही अगेन सेम चीज, आपको थर्ड हार्मोनिक अगर दे रहा है फर्स्ट ओवरटोन तो अगला वाला ऑड मल्टीपल होता है 5, तो 5 वाला हार्मोनिक दे देगा सेकंड ओवरटोन, और सेवंथ हार्मोनिक दे देगा थर्ड ओवरटोन। सबको समझ में आ रहा होगा ये चीज। ठीक है, अच्छा इसमें अगर स्पीड पूछ ली जाए तो कैसे निकालेंगे, इसमें सिंस साउंड की बात हो रही है तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला स्पीड का बन जाएगा γ/RT/m। गामा वही एडियाबेटिक कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, ठीक है, मास वगैरह सब पता है तुमको ये, तो वो फॉर्मूला आप यूज करोगे, या फिर RP/ρ भी आप यूज कर सकते हो अगर प्रेशर वेव्स के टर्म्स में दिया हुआ है तो, है ना। और गामा हो जाएगा CP/CV, ये तुमको पता ही है ऑलरेडी। तो क्वेश्चन जिस हिसाब से भी आएगा आप अकॉर्डिंगली स्पीड निकाल सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑर्गन पाइप अगर ओपन कर दिया और उसमें अगर स्टेशनरी वेव बनानी है तो फिर क्या कंडीशंस होंगी। अब आपका लेफ्ट साइड से भी ओपन है, राइट साइड से भी ओपन है, तो ऑब्वियस ही बात है कि ओरिजिन पे नोड नहीं बनेगा, अब ओरिजिन पे एंटी नोड बनेगा, और खत्म भी किस पे होगी, एंटी नोड पे, क्योंकि इधर से भी ओपन है। तो उस केस में लैम्डा हो जाएगा λ/2, सॉरी लेंथ हो जाएगी λ/2, और फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/4L नहीं होगी, V/2L हो जाएगी, मल्टीप्लाई/2 हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक। और फर्स्ट ओवरटोन क्या होगा आपका, सेकंड हार्मोनिक, क्योंकि अब लेंथ जो है अगला वो λ/2 ऐड करके ही आ जा रहा है।
तो याद रखने वाली क्या चीज है कि ओपन ऑर्गन पाइप में आपका आ रहा है मल्टीपल ऑफ n+1, n+1 टाइम्स f0 ओवरटोन के लिए, और क्लोज ऑर्गन पाइप में आ रहा है 2n+1 या मल्टीप्लस ऑफ 2n+1 टाइम्स f0 nth ओवरटोन के लिए। तो ये दोनों चीजें याद रखना। अच्छा, इसमें एक चीज लिखी हुई है बॉक्स में, यहाँ पे पहले भी लिखी हुई थी, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉक मैचेस विद इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस अकर्स। तो रेजोनेंस हमने पढ़ा था अभी क्या होता है कि साउंड एकदम लाउडली सुनाई दे या इंटरफेरेंस एकदम क्लियरली हो। तो रेजोनेंस कब अकर होगा? जब आप ट्यूनिंग फॉक की फ्रीक्वेंसी इंटीजर मल्टीपल में रखोगे और आप यूज करोगे उस फॉक को ऑर्गन पाइप में प्रोड्यूस करने के लिए साउंड। यानी कि जिस मल्टीपल में ये ऑर्गन पाइप ऑपरेट कर रहा है ना, उसी मल्टीपल में आपको फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉक की रखनी पड़ेगी, तब जाके ट्यूनिंग फॉक और ऑर्गन पाइप रेजोनेंस क्रिएट कर पाएंगे। बात समझ में आई सबको? सवाल आ जाते हैं कभी कभी इस पे भी, है ना, कि रेजोनेंस कब हो पाएगा? तो कब हो पाएगा? जब इसकी कंडीशन वो सेटिस्फाई कर देगा, जैसे कि पहले भी रेजोनेंस स्ट्रिंग में भी तभी हो पा रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट एक दो टॉपिक बचे हैं बस, एंड करेक्शन की बात कर लेते हैं। तो होता क्या है बेटा कि जब ऑर्गन पाइप्स की बात होती है ना, तो ओपन साइड पे जो एंटी नोड बनता है फर्स्ट केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में, अगर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात हो रही है लेट से, तो वो थोड़ा सा आगे बनता है, एज इन जहां पे आपका पाइप खत्म हो रहा है वहां पे नहीं बनता, थोड़ा सा और अगर उसको डिस्टेंस मिल जाए तो वहां पे जाके उसका एंटी नोड कंप्लीट होगा। तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, इसको हम बोलते हैं एरर करेक्शन, स्मॉल ई बोलते हैं इसको। यानी कि लेंथ में थोड़ा सा और लेंथ आप ऐड करोगे तब जाके आपको एंटी नोड मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अपने फॉर्मूले में V/4L की जगह V/4L+E रखना है, यानी कि थोड़ा सा उसका लेंथ बढ़ा दो। और सेम चीज आप ओपन वाले में भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें दोनों तरफ से एंड करेक्शन होगा, लेफ्ट साइड से भी होगा और राइट साइड से भी होगा, तो 2E ऐड हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं? सिंस ये पाइप है तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, तो आपको रेडियस दे देंगे, एंड करेक्शन पूछ लेंगे। तो रेडियस का जो रिलेशनशिप होता है एंड करेक्शन के साथ में पाइप रेडियस का, वो होता है E = 0.6R। ये एक याद करने वाली चीज है, इसको आपको रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि E क्या होता है, 0.6R। ठीक है, तो एंड करेक्शन पे वैसे क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है, अगर बन जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कैसे डील करना है। आगे चलते हैं, लास्ट रेजोनेंस की बात कर लेते हैं। रेजोनेंस के केस में हम अलग से डिवाइस बनाते हैं, रेजोनेंस ट्यूब, ताकि हम रेजोनेंस को स्टडी कर सकें। तो उसके लिए उसमें क्या होता है कि ट्यूब बनाई जाती है, उसमें वाटर भरा जाता है, वाटर कॉलम्स, और अलग अलग वाटर कॉलम्स की हाइट पे, अलग अलग लेंथ पे आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन होती है, सॉरी अलग अलग आपको लेंथ ऑब्टेन होती है आपकी स्टैंडिंग वेव्स की, या अलग अलग लैम्डा ऑब्टेन होती है, वेवलेंथ ऑब्टेन होती है स्टैंडिंग वेव्स की। ठीक है, तो उसमें भी आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, स्टैंडिंग वेव जो बन रही है उसकी फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग लेंथ पे ऑब्टेन होगी, तो उसको स्टडी करने के लिए पाइप बनाया जाता है। दिस इज स्पेसिफिकली यूज टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। सिंस आपको फ्रीक्वेंसी पता है, स्पीड ऑफ साउंड निकाल पाओगे विद द हेल्प ऑफ लैम्डा। सो इट इज बिहेविंग लाइक अ क्लोज ऑर्गन पाइप ओनली, बंद ऑर्गन पाइप, क्योंकि एक तरफ से पानी की वजह से ड्यू टू वाटर बंद हो चुका है ये, और एक तरफ से खुला हुआ है जहां पे आपने ट्यूनिंग फॉक रख दिया है एफ फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो क्या हो रहा है अलग अलग केसेस में, जब आपने पानी का लेवल यहां तक रखा तो आपको पहला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिला L1 पे, विच इज λ/4। सेकंड आपको मिला 3λ/4 पे, और थर्ड मिला 5λ/4 पे, जब आपने पानी बिल्कुल ही कम कर दिया है ना इस ट्यूब में। एक और समझने वाली बात क्या है इसमें, कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव रेजोनेंस या हार्मोनिक इज λ/2। तो रेजोनेंस ट्यूब के केस में आपको दो कॉन्जिक्यूटिव रेजोनेंस निकालने हैं अगर, या हार्मोनिक्स निकालने हैं, तो उनके बीच की दूरी कितनी होगी, सेपरेशन कितनी होगी, λ/2। ऑल्सो लैम्डा को आप लिख सकते हो 2 टाइम्स L2 - L1, है ना, लेंथ बेसिकली आपकी वेव की। ऑल्सो स्पीड भी निकल जाएगी यहाँ से, स्पीड होता है λ/f, तो ये हो जाएगा 2f L2 - L1। अब इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, इस इक्वेशन में, कि आपको जो फ्रीक्वेंसी है ना वो कौन सी है, जो ट्यूनिंग फॉक से आपने यूज करी हुई है। तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी है तो आपका लैम्डा भी फिक्स होता जाएगा, यानी कि एक फिक्स लैम्डा पे आपको स्टैंडिंग वेव्स मिलती जाएगी। ठीक है, आगे चलें। आई गेस दिस इज इनफ फॉर द थ्योरी पोर्शन। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं अब, कर सकते हैं ना भाई? कुछ डाउट तो नहीं किसी को? थ्योरी वाले पोर्शन में किसी को डाउट तो नहीं है? कुछ पूछना है किसी को? ओके,
तो इस चैप्टर रैप अप करते हैं इस चैप्टर को आज, है ना। उसके लिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपके सामने सवाल है, यू नो द फॉर्मूलाज, आपने अभी रिवाइज भी करे हैं, यूज करो उनको और ट्राई टू लेट मी नो द आंसर। चैट में आंसर करना है, जिसका आएगा चैट में लिख देना, अगर नहीं भी आ रहा है तो भी डिस्कस लिखना है ताकि हम टाइम से आगे बढ़ते जाएं। Ratio of frequency of fundamental harmonics produced by an open pipe to that of closed pipe। सीधे क्लोज, ओपन और क्लोज के बीच का रेशियो पूछ रहा है बेटा, ये तो आपको पता होना चाहिए, आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो इसका। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और बोल दी है उसने तो। नहीं आया क्या आंसर किसी का? अरे हाँ ना तो बोलो। ए ऑप्शन आ रहा है साक्षी का? बहुत बढ़िया साक्षी। तो देखो यार, तुमको पूछ रहा है ओपन और क्लोज के बीच में, तो तुमको अभी अभी मैंने पढ़ाया है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन के केस में कितनी होती है, एफ नॉट, जिसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, कितनी होती है, V/2L, है ना। और क्लोज की कितनी होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाली, V/4L। इसमें कोई डाउट थोड़ी ना है, ये तो पता है ना, अभी अभी पढ़ के आए हो आप लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज। तो इसका रेशियो तो पूछ रहा है बेटा, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 2:1। ए ऑप्शन, V से V कट जाएगा, ये 2 से 4 कटा 2 टाइम्स, तो ये 2 ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा 2:1। कोई डाउट इसमें? ऐसा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आया था 2023 में। आगे चलते हैं, अगला सवाल सॉल्व करेंगे। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन एन ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू द थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। ओपन का फंडामेंटल क्लोज के थर्ड हार्मोनिक के बराबर है फ्रीक्वेंसी। तो आपको बोल रहा है कि if the length of close is 20, लेंथ ऑफ ओपन इज हाउ मच। बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर बताएंगे जल्दी से सॉल्व करके। सी ऑप्शन आ रहा है क्या? ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, V/2L। भाई ओपन वाले की कितनी होती है, V/2L, है ना। और एल क्या है उसमें, ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ मान लो लेट से, है ना। अब थर्ड हार्मोनिक की बात हो रही है क्लोज ऑर्गन पाइप की, तो थर्ड हार्मोनिक कितने पे आता है क्लोज वाले में, 3 टाइम्स पे आएगा, 3V/4L, क्योंकि इसमें V/4L होती है फंडामेंटल, है ना। अब उसका एल जो है वो अलग होगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि सवाल में पूछ भी रहा है। सवाल में दे रखा है ना कि आपको बताना है दूसरे वाले पाइप का लेंथ, तो दोनों पाइप्स का लेंथ सेम मत ले लेना, ये सबसे बड़ी गलती होगी जो आप करोगे। सही है बेटा, सी आंसर सही है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है भाई, कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप तो हो गई V/2L, जिसमें L क्या हो गया, लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप। और F3 थर्ड हार्मोनिक की बात हो रही है ना क्लोज ऑर्गन पाइप, इसको F3 डैश बोल देते हैं। ये आपकी कितनी हो जाएगी भाई, 3 टाइम्स V/4L डैश। तो L डैश क्या हो गया, L डैश इज लेंथ ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। ये समझ में आया सबको? बोलो भाई, समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। बोल रहा है कि दोनों सेम है, ये चीज और ये चीज सेम है, तो F1 को किसके इक्वल करना है, F3 डैश के, क्योंकि F3 तो इसका भी होगा ना, इसलिए F3 इसलिए नहीं लिख रहे हैं, दोनों पाइप्स अलग अलग है ना, तो दूसरे वाले के फ्रीक्वेंसीज को हम डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको लिख दो, V/2L शुड बी इक्वल टू 3V/4L डैश। V से V कट होगा, 2 से 4 कट होगा 2 टाइम्स,
तो यहाँ से आप निकाल सकते हो मेरे ख्याल से इजीली, 2l डैश इक्वल टू एल, 3l आ रहा है ना, 2l डैश इक्वल्स टू 3l आ रहा है, तो 2/3l डैश हो जाएगा ये। l क्या हो जाएगा, 2/3l डैश, यानी कि 2/3, और l डैश की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्लोज ऑर्गन पाइप की है लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो ये कितने आ गई, 40/3, 40/3 मतलब 13.3 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन। एनी डाउट्स इसमें बेटा, इसमें कोई डाउट है क्या? आगे चलते हैं। Standing wave having 3 nodes and 2 antinodes is formed between two atoms having a distance of this. कोई भी दो एटम है उनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है आपको, बेसिकली डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है आपकी, एटम्स मॉलिक्यूल्स से कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको। एटम्स के बीच की डिस्टेंस है 1.21 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ बताना है स्टैंडिंग वेव का जो बन रही है उन दोनों के बीच। क्या बोल रहा है कि स्टैंडिंग वेव बन रही है जिसके 3 नॉड है और 2 एंटी नॉड है, तो तुमको वेवलेंथ बतानी है, लैम्डा की वैल्यू बतानी है। बताओ भाई। क्वेश्चन तो इजी ही है, कॉन्सेप्ट्स अगर हमें पता है तो। 3 नॉड और 2 एंटी नॉड। कितना आंसर है? डिस्कस। क्या हो गया बेटा, अभी तो पढ़ाया है, आप लोग ने लेट क्लास ज्वाइन करी थी क्या? स्टैंडिंग वेव जब पढ़ा रहा था मैं उसमें तो, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। देखो इधर देखो सब लोग, ये बोल रहे 3 नॉड और 2 एंटी नॉड। तो एक बात बताओ, स्टैंडिंग वेव जब तुम बनाते हो, अगर वो नॉड से स्टार्ट हो रही है, लेट्स से नॉड ज्यादा है तो नॉड से स्टार्ट हो रही होगी, तो एक नॉड से दूसरे नॉड पे जाने में 2 नॉड कवर हो जाते हैं, और अगले नॉड पे आप इस तरह से जाते हो जो तीसरा नॉड आप अचीव करते हो। तो जब आप ऐसे बनाते हो आप को, तो आगे ना बेटा 2 एंटी नॉड, देखो ना, एक तो ये आ गया एंटी नॉड, और ये क्या आ गया, 2 एंटी नॉड आ गए। दिस इज ऑल्सो एंटी नॉड एंड दिस इज ऑल्सो एंटी नॉड। अब तुमको पता है नॉड से नॉड के बीच की डिस्टेंस λ/2 होती है, मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया तुमको। तो अगले वाले नॉड से नॉड के बीच में भी कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, λ/2। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई इस एटम में, एटम नंबर 1 जो भी होगा ये, और ये दूसरा जो एटम नंबर 2 होगा, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई टोटल, λ/2 प्लस λ/2 विच इज लैम्डा, वेवलेंथ। और यही तो तुम्हें दे रखा है सवाल में, 1.21 एमस्ट्रॉन्ग के इक्वल है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। समझ में आया सबको? Yes, sir. समझ में आया? तो 3 नॉड और 2 एंटी नॉड का मतलब ये हो गया कि आपके जो पूरी लेंथ है स्टैंडिंग वेव की लेंथ, वो है वेवलेंथ के बराबर, एक कंप्लीटली वेव कंप्लीट हो गई है पूरी, वेवलेंथ कंप्लीट हो गई है पूरी, लैम्डा के बराबर आपने ट्रैवल कर लिया है पूरा, है ना, स्टैंडिंग वेव में। ठीक है, तो लेंथ आ जाएगी लैम्डा के बराबर। आगे चलते हैं। करो भाई, अगला सॉल्व करो। द नेक्स्ट लार्जर लेंथ ऑफ द कॉलम रेजोनेटिंग विद द सेम ट्यूनिंग फॉर्क इज व्हाट। एक एयर कॉलम बनाया है आपने, जिस जो कि क्लोज्ड है वन एंड से और ओपन है एक एंड से। क्लोज ओपन ऑर्गन पाइप की तरह ट्रीट कर सकते हैं क्या इसको, ये देखो पहले तो, एक तरफ से क्लोज है एक तरफ से ओपन। बोल रहा है कि रेजोनेट करता है एक ट्यूनिंग फॉर्क के साथ में, एंड द स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ कॉलम इज 50, यानी कि आपकी जो स्मॉलेस्ट लेंथ है उस कॉलम की वो दे रखी है 50, और रेजोनेट कर रहा है ट्यूनिंग फॉर्क के साथ में। अब तुमको बोल रहा है कि नेक्स्ट लार्जर लेंथ बताओ कॉलम की जो कि रेजोनेट करेगी ट्यूनिंग फॉर्क के साथ में। अगर ट्यूनिंग फॉर्क लिया तुमने और उसके साथ में रेजोनेशन रेजोनेंस हो रहा है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, जो भी तुम उसकी फ्रीक्वेंसी निकालोगे,
उसके ही मल्टीपल्स में अगला वाला बनना चाहिए स्टैंडिंग वेव, है ना, अगला वाला वेव बनना चाहिए, क्योंकि आपका जो ट्यूनिंग फॉर्क होगा वो वैल्यू, फ्रीक्वेंसी सेम है दोनों की, तो अगला वैल्यू उसके कॉन्जिक्यूटिव जो भी हार्मोनिक होगा उस पे देगा वो। तो तुमको अगर ये समझ में आ रहा है कि जो मिनिमम लेंथ है जो कि दे रखी है 50 सेंटीमीटर, है ना, वो एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव कर रहा है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप इसको इस तरह से बना सकते हो कि ये जो कॉलम होगा ये कुछ इस तरह से बना हुआ होगा, है ना, जिसमें कि आपका जो वेव बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, स्टैंडिंग वेव जो बनेगा एंटी नोड पे खत्म हो रहा होगा। ये समझ में आ रही है बात सबको? अगर एक तरफ से बंद एक तरफ से ओपन है तो इस तरह से बनेगा फर्स्ट वाला। तो इसका लेंथ दे रखा है, मिनिमम लेंथ 50 सेंटीमीटर दे रखा है इसका आपको लेंथ, राइट। अच्छा एक बात बताओ, इस केस में जब एंटी नोड पे खत्म हो रहा होता है, कितना डिस्टेंस, कितना सेपरेशन होता है नोड और एंटी नोड के बीच में? λ/4 का होता है क्या? अरे λ/4 का सेपरेशन होता है ना नोड और एंटी नोड के बीच में। तो λ/4 की वैल्यू दे रखी है 50 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आती है सबको? तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, वेवलेंथ कितनी आ गई यहाँ से, 200 सेंटीमीटर। अब अगला वाला तुमको निकालना है, अगला वाला कब होगा? तो अगर एंटी नोड पे खत्म हो रहा है, मान लो तुमने क्लोज ऑर्गन पाइप पढ़ा है, तो अगला वाला भी एंटी नोड पे खत्म होना चाहिए। यानी कि λ/4 से तुमको नेक्स्ट वन के लिए λ/4 से तुम्हें λ/2 को ऐड करना पड़ेगा, तभी तो अगला वाला मिलेगा। कुछ इस तरह से मिलेगा ना अगला वाला, तुमने पढ़ा हुआ होगा अभी थोड़ी देर पहले, इस तरह से बनेगा। यहाँ पे बना, यहाँ पे मिला, ये एक और नॉड बना और फिर से ये इस तरह से एंड हो जाएगा, एंटी नॉड पे ही तो एंड होगा क्योंकि ये, है ना। तो अगला वाला कितने पे बनेगा, 3λ/4। ठीक है, तो 3λ/4 का आपको वैल्यू निकालना है। कितना आ जाएगा, 3/4 टाइम्स 200। कितना आंसर आया, 150 सेंटीमीटर। ये समझ में आया सबको? समझ में आया सबको एक क्वेश्चन? आगे चलते हैं, अगला सवाल कीजिए। 2023 में आया था। 4th overtone of a closed organ pipe is same as that of a third overtone of an open pipe। तो आपको रेशियो बताना है किसका, लेंथ ऑफ क्लोज पाइप का और लेंथ ऑफ ओपन पाइप का रेशियो बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूले अगर याद है तो। बच्चों आंसर आया, परिधि का आया है, वेरी गुड। सी ऑप्शन चेक करते हैं, बाकी किसी का नहीं आया। सी ऑप्शन सही है, बहुत बढ़िया बेटा। इसमें आपको बस डायरेक्ट फॉर्मूला तो यूज करना है। फोर्थ ओवरटर्न की बात हो रही है क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए, तो कोई भी ओवरटर्न कैसे निकालते थे हम, क्लोज या फिर ओपन के केस में? तो जब ओपन की बात करते थे तो हम लिखते थे 2 टाइम्स n+1 हार्मोनिक, याद आ रहा है?
ओपन की बात करते थे तो हम क्या लिखते थे, 2 टाइम्स n+1 हार्मोनिक। और जब क्लोज की बात करते थे तो हम क्या लिखते थे, n+1। या ये उल्टा होता था, बताओ, ओपन के केस में 2n+1 होता था या क्लोज के केस में 2n+1 होता था? अभी आज ही पढ़ा है, अभी इतना जल्दी तो नहीं भूलना है। ये देखो, ओपन ऑर्गन पाइप की केस में जो आपका nth ओवरटोन है वो आप लिखोगे n+1 से, और क्लोज वाले का आप लिखोगे किससे, 2n+1 से। क्लोज वाले का nth ओवरटोन आपको लिखना है 2n+1 से। और ये अगर हम कंफ्यूज भी हो रहे हैं ना, तो इसका याद करने का तरीका क्या है वो समझो। क्लोज वाले में एंटी नोड पे खत्म होता है, तो अगर एंटी नोड पे खत्म होता है तो ऑड मल्टीपल्स बनते हैं। ये बात हमको याद है, क्योंकि अगला वाला भी अगर एंटी नोड पे खत्म करना है तो क्या आएगा, वो 3 टाइम्स आएगा। पहले वाले का 1 टाइम आ रहा है तो अगले वाले का 3 टाइम आएगा, और फिर 5 पे आएगा, 1 3 5। ये ऑड मल्टीपल ही तो है 2n+1। तो क्लोज के केस में क्या आता है, 2n+1। ये बात याद रखनी है, और याद करने का तरीका यही है कि क्लोज वाले में एंटी नोड पे खत्म होता है वेव, जो होता है स्टैंडिंग वेव। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आपको पेपर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लोज वाले में ये हो गया, ओपन वाले में ये हो गया। अब इसकी वैल्यूज दे रखी है तुमको, फोर्थ ओवरटोन के बारे में बताया हुआ है कि वो सेम है थर्ड ओवरटोन के। तो क्या कहने का क्या मतलब है इसका, कि आपका फोर्थ ओवरटोन जो कि हो जाएगा कितना, 4 × 2 + 1, यानी 8 + 1 9। नाइन्थ वाला क्लोज में किसके बराबर है, थर्ड वाला ओवरटोन। ठीक है, 9 टाइम्स, मतलब 9 टाइम्स जो आपका फॉर्मूला बन रहा है वो बराबर है किसके, 3 + 1 यानी 4 वाले के। यानी जो 4 टाइम्स आपका फॉर्मूला बनता है किसका, ओपन का। तो फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होते हैं, ये हो जाएगा 9v/4। क्लोज में 4 आता है नीचे डिनोमिनेटर में, है ना। और लेंथ अलग अलग है दोनों की, तो इसमें एलसी लिख देते हैं, और ये आ जाएगा आपका 4 टाइम्स v/2 आता है इसमें, 2 टाइम्स l ओपन। दोनों का लेंथ अलग अलग है ना, उसका ही तो रेशियो निकालना है तुमको। तो तुमको LC/LO निकालना है, जो कि आप बहुत इजीली निकाल पाओगे, क्योंकि यहाँ पे V कैंसिल हो जाएंगे और बाकी सब चीजें आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो LC/LO यानी कि क्लोज डिवाइडेड बाय ओपन का लेंथ आपका आ जाएगा कितना, C ऑप्शन, विच इज 9/8। तो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व बाय जस्ट कीपिंग इन माइंड ऑफ दीज टू फॉर्मूलाज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर फॉर्मूले जो है ना ये ओवरटर्न निकालने की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके जाना। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है। एक बीट्स पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, बीट्स पे क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको करो सॉल्व, सॉल्व दिस वन। बीट्स पढ़ा था ना अभी, उस पे निकालना है, नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकंड, यानी कि क्या निकालनी है, बीट फ्रीक्वेंसी। काफी इजी सवाल है, जल्दी आंसर निकलना चाहिए इसका, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। पहले n-1 और n के लिए निकाल लो, उसका कितना आ रहा है, और फिर n और n+1 के लिए निकाल लो कितना आ रहा है। आया समझ में। और फिर n+1 और n के लिए भी निकाल लो, आपकी बीट सेम आनी चाहिए, आपकी बीट सेम आएगी। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है, 1। समझ में आया। बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, f1 - f2 फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस। अब ये जो इक्वल एम्पलीट्यूड्स के हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी इस तरह से दी हुई है, इनका आप कॉम्बिनेशन में निकालोगे तो क्या आएगा, एक आ गया n-1 - n, विच विल बी इक्वल टू कितना आएगा ये, n - n - 1, सॉरी आपका कॉन्जिक्यूटिव तो n है ना,
ये कितना हो जाएगा, n माइनस एन माइनस वन, दिस विल बी इक्वल टू वन। अच्छा, नेगेटिव में भी आंसर आता है तो भी आपका फ्रीक्वेंसी तो नेगेटिव हो नहीं पाएगा, तो इसलिए आंसर तो आपका वन ही आएगा। अगर आप अगले वाले में भी देखते हो तो ये क्या बनेगा, n प्लस वन माइनस एन विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू वन, और इसका कॉम्बिनेशन भी यही सेम यील्ड करेगा। ठीक है, तो आपको आंसर क्या देना है, द बीट फ्रीक्वेंसी और द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकेंड विल बी वन। ठीक है, तो इट्स जस्ट अ सिंपल फॉर्मूला, यू जस्ट नो हाउ टू यूज इट। बाकी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल बीट्स पे नहीं बने। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद वी कैन कंक्लूड द क्लास। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद वी विल कंक्लूड द क्लास। An organ pipe filled with gas at 27 degrees Celsius resonates at 400 Hz. In its fundamental mode, it is filled with the same gas at 90 degrees Celsius. The resonance frequency at the same mode. अब टेम्परेचर के साथ में जो हमने वेरिएशन पढ़ा था वो हमें यूज करना है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। याद करो, एक फॉर्मूला पढ़ाया था तुमको मैंने, गामा आर टी बाई एम, स्पीड का, याद आ रहा है? ऑर्गन पाइप की केस में आपको जब मैंने बोला था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए, वी अपॉन टू एल होता है। ठीक है, तो उस केस में जब आप बात कर रहे हो गैस की आप बात कर रहे हो, तो आपका जो फॉर्मूला होता है स्पीड का वो क्या हो जाता है, गामा आर टी बाई एम, जो आपका साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उसका क्या हो जाएगा, आपका स्पीड गामा आर टी बाई एम, तो उसको यूज करना है। ठीक है, अच्छा, आपको ऑब्वियसली नहीं पता है गामा और आर और इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन, बट ये चाहिए भी नहीं, क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछ रहा है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एट द सेम मोड। दिमाग लगाओ, दो अलग अलग टेम्परेचर क्यों दिए हुए होंगे इसने? नहीं आएगा तो डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट थिंक ऑफ द आंसर आधे आधे मिनट के लिए, तो 30 सेकेंड्स के लिए। दो अलग अलग टेम्परेचर पे निकलवाना चाह रहा है तुमसे वो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 27 पे दिया हुआ है 400 हर्ट्ज, उसने ऑलरेडी दिया हुआ है कि फंडामेंटल का इतना है। अगले केस में 90 डिग्री पे फंडामेंटल का कितना होगा फ्रीक्वेंसी, वो निकलवाना चाह रहा है तुमसे। करें, सॉल्व करें बच्चों, सॉल्व करें। ओके, आपको लेट से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, आप इसको बोल रहे हो वी अपॉन टू एल। ठीक है, वी अपॉन टू एल आप बोल रहे हो, तो जो स्पीड होती है इन केस ऑफ गैसेस आप क्या लिखते हो, गामा आर टी अपॉन एम। इसको डिवाइड करोगे तुम टू एल से, तो आपको ये दिखना चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी है ना तुम्हारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की जैसे बात हो रही है, वो अंडर रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये आप फर्स्ट केस का टेम्परेचर टी वन ले रहे हो, मान लो मतलब इनिशियल टेम्परेचर टी वन ले रहे हो, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। तो जब आप सेकंड केस में आप जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हो एफ नॉट टू एट डिफरेंट टेम्परेचर, वो कैसे निकालोगे, यू विल से कि सर एफ नॉट वन डिवाइडेड बाई एफ नॉट टू, इन दोनों का जो रेशियो है वो इनके कॉन्जिक्यूटिव टेम्परेचर्स के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ऐसे अंडर रूट टी वन अपॉन अंडर रूट टी टू के। क्या ये बात समझ में आती है सबको? क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो, अंडर रूट टी वन अपॉन अंडर रूट टी टू के। अब ये तुमको दोनों वैल्यूज दी हुई है, कैसे निकाला हमने ये, सिंस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वी अपॉन टू एल, और वी यानी स्पीड गामा आर टी बाई एम से आप रिप्रेजेंट करते हो किसी भी गैस की, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने ये पहले। तो आपको पता है कि अगर आपका स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट टी के, तो आपका फ्रीक्वेंसी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट टी के। तो यहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हो दोनों अलग अलग केसेस का, जो कि आपका कितना हो जाएगा, 300/363, है ना भाई? डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है ना, तुम डिग्री सेल्सियस में थोड़ी लिखोगे, तुम क्या लिखोगे इसको, 73 + 27 डिग्री सेल्सियस, राइट? तो क्या हो जाएगा ये, 300 डिवाइडेड बाय 273 + 90 363। इसको सॉल्व करना है आपको।
ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 1/1.1 के अराउंड आएगा कुछ ये, और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको 400 को मल्टीप्लाई करना है 1.1 से F02 निकालने के लिए। 400 जो कि F01 की वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 400 हर्ट्ज, इसको मल्टीप्लाई करना है 1.1 से, विच विल गिव यू 440 हर्ट्ज। सी ऑप्शन। समझ में आया सबको ये? ठीक है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंस के ऊपर भी सवाल आ सकता है। बाकी और कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं जो कि आपको होमवर्क में प्रैक्टिस करने हैं, जो कि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही हैं बट अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा बेनिफिट होगा आपको। कोई डाउट आता है, कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछ लेना। हमारा वेव्स कंप्लीट हो चुका है। अगला हम अब 12th के टॉपिक्स लेंगे, मेनली मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर्स हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। अब 12th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ले रहे हैं बाकी के। 11th का मोस्ट ऑफ द पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है बस इन टॉपिक्स की। ठीक है, और टेस्ट में जो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं उनको अलग से नोट करके रखना है, ताकि हम उनको डिस्कस कर सकें जब भी वो नहीं आते हैं। ठीक है, चलो भाई, किसी को कुछ डाउट है क्या? कुछ पूछना है किसी को आज की क्लास का? नो सर। नहीं? ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों। बाय बाय। सॉल्व द क्वेश्चंस।